सबसे पहले तो आज विश्व जल दिवस की आप सबको हृदय से शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि आज के दिन हम सब संकल्प लें कि बाकी की छोड़ दीजिए, कम से कम हमसे पानी की एक भी बूंद का दुरुपयोग नहीं होगा, हम उसे संरक्षित करेंगे। बात अपने से शुरू होती है, तब दूर तक जाती है। और बूंद बूंद इकट्ठा करने का अर्थ ही है कि पहले हम संकल्प लें तो शायद दूसरे लोग भी इससे प्रेरणा लेकर कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरी आप सबसे अपेक्षा भी है और आपसे निवेदन भी है। ये संवाद और संवाद में उपस्थित नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र जी, उनका अध्यक्ष, उनकी अपनी बात सुनी है, श्री अग्रवाल जी जिन्हें परिचय कराया, और भी हैं श्री कुंडू जी, श्री अशोक दलवई जी, श्री महेंद्र धानुका जी, और मेरे पुराने परिचित और मुझे यहाँ तक लाने में जिन्हें संपर्क किया, श्री सचिन कृष्ण जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सोच रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं। मुझे याद आया कि जब मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य बना 1989 में, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी राज्यसभा के सांसद बने थे। देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, और एक अजीब विवाद की स्थिति राज्यसभा के सदन में बनी। हम तमाम नए सांसद अटल जी का भाषण सुनने के लिए राज्यसभा में जो लोकसभा सदस्यों की भीड़ होती है उसमें गए। और मैं ऐसा मानता हूं कि वो शायद सबसे श्रेष्ठ ऐसा भाषण है जिसको आने वाली पीढ़ियां बरसों तक सिर्फ सुनेगी नहीं, अगर उस चेतावनी को स्वीकार कर ली तो आने वाला समय हम सबके लिए स्वर्णिम समय होगा। आज वर्तमान में देश का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। बिहेवियर चेंज के लिए वर्षों बाद, दशकों बाद कोई नेतृत्व ऐसा आया है जिसकी बात पर लोगों का भरोसा है। सामाजिक कार्यों के प्रति लोग कैसे निष्ठा के साथ आगे बढ़े, संकल्प के साथ आगे बढ़े, उसके लिए कोई प्रेरणा चाहिए, कोई विश्वास चाहिए, और वो विश्वास उस नेतृत्व के पास है। और उसी का परिणाम है कि हमने देश को खुले से शौच मुक्त करने का संकल्प लिया, हमने पूरा कर दिया। गांधी की 150वीं जयंती पर हम क्या श्रद्धांजलि देंगे, देश ने तय किया कि हम खुले से शौच मुक्त भारत गांधी के चरणों में अर्पित करेंगे। वो हो गए, कौन नहीं मानता, तो विश्वास नहीं करता कि ये हो सकता है, क्योंकि ये बिहेवियर चेंज के लिए था। इतनी बड़ी चुनौती थी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन तो जो सबसे बड़ी गलती है, नई पीढ़ी से कहूंगा कि हमने अपने महापुरुषों नेतृत्व के चेतावनियों को ध्यान नहीं दिया, हमने उसे नजरअंदाज किया। और उसके पीछे कारण था नेतृत्व के प्रति भरोसे की कमी। मैं सिर्फ पीढ़ी को कभी दोषी नहीं मानता। जिस नेतृत्व के प्रति नौजवान का भरोसा नहीं, उसकी बात क्यों मानेगा। लेकिन उसी पीढ़ी के बाद वाली पीढ़ी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार किया और बातों को मान लिया। वयस्क लोगों ने ये सफलता अर्जित नहीं की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परिवारों में पढ़ने वाले बच्चे, उनसे और छोटे बच्चों ने स्वच्छता के बारे में जो दबाव परिवार पर बनाया, वो सफलता का वाजपेयी जी ने चंद्रशेखर जी को कुछ टिप्पणी कर दी गई थी संदर्भ भाषण का। वो श्रेष्ठ बहुत पुराने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, उनका नाम लिया घटना को लेकर। घटना के विस्तार में जाना नहीं चाहिए। वो किसी विदेशी बेड़े को ईंधन देने के संदर्भ में विवाद था, तो प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि यहाँ पर बैठे हुए लोग गवाए हैं, और उन्होंने नाम लिया, लेकिन वो नीचे असर कर लिया। एक मर्यादा थी, सम्मान था। अटल जी का भाषण बदल गया
और भाषण जल पर हुआ। मैं चाहूंगा कि उस भाषण को पढ़ना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आने वाला जो तीसरा विश्व युद्ध है वो पीने के पानी के लिए होगा 1990। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भारत वो भारत भूमि है जहां पर भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में हमारे पास है। हम 90 में ये बात कहते थे, आज 2022 में शायद रमेश जी बोलेंगे बात कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल का दोहन करने वाले हम हो गए। हम 90 में ये कहते थे कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल रखने वाले देश है। और 2022 आते आते तक आंकड़ा बदल गया और आंकड़े आज कहते हैं कि भारत वो देश है जो सबसे ज्यादा भूजल का दोहन करता है। कितना अंतर है? मेरी संसदीय कार्यकाल की उम्र इसका एक पैमाना है। 89 में सांसद होना था, 2022 में। इतने के बीच में ये जो गिरावट है ये हमारे सामने दिखती है। पार्षद के कार्यक्रम, सदैव प्रधानमंत्री जी ने अटल भूजल योजना शुरू की। क्यों? कहीं ना कहीं इन बातों पर हम सबको गंभीर होना होगा। मैं अभी दमोह का सांसद हूँ। बुंदेलखंड की धरती पर एक समय हमारे 5 दिन में एक बार पानी आता था। अब नहीं है, पानी आता है। और अभी 17% हमारे यहाँ पर पाइप लाइन से घरों तक पानी पहुंचने का प्रतिशत है। 1 महीने बाद हम अप्रैल में होंगे तो हम सीधे 65% पर पहुंच जाएंगे। एक तरफ सफलता है हमारे पास, हम घर तक पानी पहुंचाएंगे। जहाँ पर 4 दिन में एक बार शहर में पानी आता था, वहाँ गांव के एक परिवार को जो हिमाचल में रहता है उसको भी पाइप के द्वारा शुद्ध पानी पहुंचेगा। इस बात के लिए हम कर्जदार देश के प्रधानमंत्री उनका आभार इसलिए व्यक्त करता है, इसलिए नहीं उनका मंत्री उन्होंने मुझे इस काम में काम करने का मौका दिया, निमित्त बनाया। इस बात के लिए उनका आभार। अच्छे काम में अगर आपकी हिस्सेदारी है, आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हम शुद्ध नियत के साथ पूरी ऊर्जा के साथ काम करें, ये सबसे अहम बात है। मैं भी राजेंद्र सिंह जी के साथ में भी मुझे कार्यक्रम करने का मौका मिला। वैसे मैं नर्मदा का परिक्रमा वासी, नंगेगढ़ मैंने नर्मदा की परिक्रमा की। और उसमें मुझे लगता है कि कई बार, और जिस जिले में मैं पैदा हुआ हूँ उसका लोग जी कर रहे थे, वहां पर किसान सुबह तय करता था दोपहर के बाद अपने हाथ से खुदे हुए ट्यूबवेल से पानी पीने का। मशीन वाले से नहीं, हाथ वाले से, क्योंकि हम काली मिट्टी के बेल्ट है। एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि नरसिंहपुर जिले में कर्मेटा ट्रैप ज्वेलरी का वर्ल्ड है, तो नरसिंहपुर जिले में मध्यप्रदेश धरती पर वो एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि है। मैं बालाघाट का भी सांसद रहा हूँ, जहाँ धान सबसे ज्यादा होती है। जिस जिले में 50% जंगल है और 50% राजस्व का भूमि है, और उस 50% राजस्व की भूमि का 50% कैनाल इरिगेशन से है और आज से भी 100 साल पुराना है। लेकिन आज वहां पर भी चुनौती है। और इसलिए मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जंगल है, नदी है, दरिया है, मंदिर है, श्रद्धा है, विचार है, सब कुछ होने के बाद भी हम दिवाली अब क्यों होते जा रहे हैं, इसका विचार करिए। हम ये फर्क नहीं कर पा रहे हैं। हमारी पुरानी जितनी भी जल संरचनाएं, उनके चयन आदर्श दर्जे के, अव्वल दर्जे के। लेकिन आज भी जब बनाते हैं तो हमारा सिर्फ जो एंगल है वो एक ही है, बांध बनेगा सिंचाई के लिए। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने तय कर दिया जो नए बांध बनेंगे पीने के पानी के लिए पहले होंगे, बचेगा फिर सिंचाई, जिसका आप की बात को दूरी करना पड़ेगा। बांध बनता है, कैश क्रॉप की तरफ चले जाते हैं। हम कभी गन्ना बोएंगे, धान बोएंगे, गेहूं बोएंगे। हमारे परंपरागत बीज जो सदियों से हमारा जीवन संभालते रहे, हमने को बना दिया, कैश क्रॉप की तरफ जा रहे हैं। और उसका दुष्परिणाम मैं आंकड़ा देता हूँ, जहां से पैदा हुआ वो जिला जहां पर आदमी किसान तय करता था कि आप दोपहर के बाद में अपने ट्यूबवेल का पानी पीऊंगा, उसको बोरवेल कहते थे, ट्यूबवेल बोलते नहीं थे, 200 फीट के कम ही होता था। आज वहां पर 400 फीट से ज्यादा नीचे पानी चला गया और अलार्मिंग पोजीशन है, क्योंकि गन्ने का रकबा एक ही जिले में मध्य प्रदेश का 58% गन्ना सिर्फ नरसिंहपुर जिले में पैदा हुआ। 1 किलोमीटर में 5 नदियां नर्मदा में मिलती थी, वो वाराणसी थी।
अब एक भी नदी बारामासी नहीं है, एक बूंद पानी 5 नदियों से कुछ समय के बाद नर्मदा में नहीं जाता। हम नर्मदा से लड़ना चाहते हैं, नर्मदा को लहरा नहीं चाहते। नर्मदा के प्रथम आवासी के नाते भी, देश के जल शक्ति का राज्य मंत्री होने के नाते भी दोनों तरफ से चिंता व्यक्त करता हूं कि हम नदियों से लेना चाहते हैं, लेकिन नदियों को लेना कुछ नहीं चाहते। और इसलिए मुझे लगता है कि जब भूजल की बात होती है, हिमालयन एरा के लोग नहीं है, नर्मदा सूखे पहाड़ों से के बीच बहने वाली नदी है, जो आज भी देश में सबसे स्वच्छ और सबसे बेहतर नर्मदा से पैमाना तो आपको मानना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि कोई ग्लोबल चेंज की बात करेगा, कोई बाकी चीजों की बात करेगा, लेकिन मैं इन बातों से अलग होकर कहूंगा, हमारे मनीषियों ने पहले से हमको सचेत किया और मैं मानता हूं कि हमें उन रास्तों पर आगे बढ़ना चाहिए। गलतियां सिर्फ हमारे भ्रम की है। मैं एक कहानी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं थोड़ा बहुत ऐसे कभी कभी पढ़ता हूँ, हमारे मित्र हैं, उनसे संवाद करता हूँ, क्या बोला जाए। मुझे लगता है कि बहुत आंकड़ों की बाजीगिरी से काम नहीं चलेगा। आंकड़े तो हमारे सामने दिख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के सामने जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां आसान नहीं है। मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है, अमृत महोत्सव 15 अगस्त को 75 साल पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा 100 साल बाद आजादी के जब 100 वर्ष होंगे, तब भारत कैसा होगा। और जिन मुद्दों को, जिन चुनौतियों को हम अपने सामने रख रहे हैं, जिनके प्रश्न के उत्तर हमें चाहिए, उनमें लगभग इतना समय लगना तय है। क्योंकि मनुष्य होने के नाते सचेत होंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए सचेत होंगे, संकल्पित होंगे कि 25 वर्ष सकारात्मकता के होनी चाहिए। हमें ध्यान होना चाहिए हमारी विदेश नीतियों का, हमारी सनातन परंपराओं का, कि हम किसी पर कब्जा करके अपना भूखंड नहीं बढ़ाएंगे। बढ़ती जनसंख्या, उसकी जरूरतें, इन्हीं संसाधनों से अगर पूरी करनी है तो अपव्यय से तो बचना होगा। और यही हमारी संस्कृति है जो कहती थी मित व्यय कर काम लीजिए, अपव्यय मत कीजिए। लोगों ने मजाक उड़ाया, हमारा सबका मजाक उड़ा, लेकिन आज जरूरत किस बात की है? फिर वही बात है जो हमारी सनातन परंपरा है। एक व्यक्ति था, कहानी में पढ़ रहा था, तो सब आते थे, नदी देखता था, पहाड़ देखता था, दरिया देखता था, जंगल देखता था। तो बाद में सोने चांदी की खजाना दिखती थी। उसने कहा जो भ्रम, बार बार जब वो लगातार स्वप्न आया तो चल पड़ा उसको देखने के लिए। चलते चलते लंबा समय गुजर गया, पर एक आदमी मिला, उसने बताया कि मैं तो ऐसी चीजें देखने के लिए निकला। बोले पागल, बोले पागलपन में क्यों पढ़ना? बोले मुझे भी स्वप्न आता था। मेरा स्वप्न आता था कि मेरा एक दरिया है, बाजू में मंदिर है, मंदिर के पास एक टीला है, उसमें हीरे बने हुए। जो नौजवान उसको कहानी सुनाकर अपना बता रहा था कि समय गुजार दिया। उसको ध्यान आया कि जिस जगह से मैं चला था वो तो मेरा घर था, वहां पर दरिया भी थी, मंदिर भी था, पहाड़ी भी थी। वो छोड़ के पूरी दुनिया ढूंढ रहा था अपने स्वप्न के लिए। शायद यही गलती है। हर व्यक्ति के घर के नीचे, जमीन के नीचे भूजल में पानी है, वो भूजल में पानी पहुंचा सकता है। लेकिन हम दुनिया को भाषण देते हैं, दुनिया में घूम घूम कर अपनी बात कहते हैं, लेकिन अपना घर संभालना हमको नहीं आता। ये गलती हम स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं ये गिनती करते हुए कि हम एक दूसरे की बात किए बगैर जब भी हम इकट्ठे हों, अगले साल में एक बार तो मिलेंगे, विश्व जल दिवस, अगली बार आइए तो कहिए साल भर में मैंने इतना पानी बचाया। ग्रे वाटर मैनेजमेंट में भी अगर आपने सहयोग किया तो आप भारत माता की सेवा कर रहे हैं। माता मान चलिए, मैं पार्लियामेंट में मेरा भाषण है, अभी पढ़ी, स्वच्छता पर मैंने कहा था हम हर दिन फ्लश में 5 लीटर पानी, पीने लायक पानी दूषित बनाकर छोड़ देते हैं। हम रॉ वाटर यूज नहीं करते, क्षमा करिएगा, पीने वाला पानी लघु शुल्क लिए जाए, टॉयलेट में हम पानी डालते हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं। हमारे मनीषी पहले से कह गए नदी में मत मैला फैलाने लगी। 500 लीटर पानी होगा, एक आधा किलो मल में पूरा दूषित हो जाएगा। ये सच्चाई है। हमें करना क्या चाहिए? शुद्ध जल का दुरुपयोग ना हो, उसे हम बचा पाए।
जमीन से हम जितना निकालें उससे ज्यादा डाल पाए, तब जाकर आने वाली पीढ़ी को रास्ता मिलेगा। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में भागीदार बनते हैं। ईश्वर आपको सामर्थ्य दे। इस हाल में हम अगली बार जब मिलें तो हर व्यक्ति के पास एक सफलता का आईना हो। इस शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद।